बार आप देखोगे तो कार्यों मैंने क्या किया, ये देखो मॉडल्स बनाए थे कैटेगरी और कवर, ये दोनों क्या आपके मास्टर थे जिनमें कभी कभी डेटा एंटर होता है। ये बुक शॉपिंग का है तो उसमें दो टेबल बना ले, कैटेगरी बुक्स की कैटेगरी होगी, ये बुक जो है कॉमेडी बुक है या कोई कंप्यूटर की है, किस चीज की है। उसके बाद कवर टाइप हार्ड या सॉफ्ट कवर है, उसके हिसाब से पैसे होते हो। ऐसे और कई टेबल बनी, ठीक। तो ये मॉडल बना लिया, फिर पता ही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में लिखा ऐड माइग्रेशन ऑफ डेटाबेस। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेटा एक्सेस में जाके जेनेरिक रिपोजिटरी बना रहे हैं। जेनेरिक रिपोजिटरी तभी बनेगी जब वो सभी मॉडल्स के साथ काम करें। अदरवाइज अगर स्पेसिफिक मॉडल के लिए रिपोजिटरी बनाओगे वो नॉन जेनेरिक होगी, वो भी सिखाऊंगा, दैट इज स्पेसिफिक टू दिस मॉडल। बट अभी हम शुरू कर रहे हैं जेनेरिक रिपोजिटरी। आप इसको ऐसे कंसीडर करो, ऐसी रिपोजिटरी है जो बना रहे हम लोग, जिसमें आप सेव अपडेट रीड फाइंड डिस्प्ले जिस मर्जी मॉडल के साथ यूज कर सकते हो, चाहे उस मॉडल में 2 मेंबर हो, 10 हो, 50 हो या 100। उसके बाद तो मैंने एक रिपोजिटरी फोल्डर बनाया, इसमें क्लासेज होगी। आई रिपोजिटरी में इंटरफेस, इंटरफेस में सिर्फ क्या होती है, डिक्लेरेशन। तो आई रिपोजिटरी और ये देखो उसके अंदर आई रिपोजिटरी डॉट सी है। खास बात देखो, ये इंटरफेस बनाया, इंटरफेस में सिर्फ मेंबर क्लियर होते हैं, डिफाइन नहीं होते। वेयर टी क्या आपकी क्लास, ठीक, टी क्या होगी क्लास। टी कोई कीवर्ड नहीं है, वो क्लास कोई भी हो सकती है, तो वो होगी क्लास, ये वैलिड रिक्वायरमेंट। अब उस क्लास में सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, फाइंड डिस्प्ले, ये मेंबर डिक्लेयर। अब इनके अंदर कोड तो वही लिखा है जो हम एंटी फ्रेमवर्क में लिखते थे। फिर हमने इस इंटरफेस को, तो इंटरफेस में क्या होती है बच्चे, सिर्फ डिक्लेरेशन होती, डेफिनेशन नहीं होती है। डेफिनेशन के लिए हम रिपोजिटरी फोल्डर में गए और ये हमने क्या बनाई, क्लास रिपोजिटरी डॉट सी है। रिपोजिटरी डॉट सी है, ठीक। ये आपकी क्या है, क्लास, ठीक। और यहां पे ये रिपोजिटरी क्लास है और ये क्या आपका इंटरफेस है। रिपोजिटरी क्लास है, एक, तो ये इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस को हमने यहां पे इंप्लीमेंट किया। एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं, याद रखना। ये इंटरफेस और क्लास में एक मेजर डिफरेंस है, क्लास तो एक ही इनहेरिट होती है, एक से ज्यादा नहीं। इंटरफेस में हम स्टैंडर्ड मेंबर क्लियर कर देते हैं, जहां जरूरत होती वहां हमें डिफाइन कर। अब ये चीजें रेक्ट में थोड़ी सीखनी, एंगुलर में थोड़ी सीखनी, नोड में थोड़ी सीखनी। इसके लिए मेन टेक्नोलॉजी चाहे जावा हो उसमें भी होती है, एक चाहे आपकी सी शार्प हो, यानी मेन टेक्नोलॉजी में ही उस ढंग से यूज हो पाता। अब आप क्या करो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट
और ये आपका, ये तो पता ही है टीआई के लिए, और ये कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, और ये लाइन तो आपको पता है। लेकिन यहां पे एक मैंने वेरिएबल लिया डीबी सेट टाइप का, और इसमें डाल दिया टी। टी क्या है? कैटेगरी भी हो सकती है, कवर टाइप में। तो डीबी सेट में कैटेगरी आ जाएगा या कवर टाइप। और ये देखो डीबी सेट, और ये कहां से सेट हुआ? डाटा बेस से। तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट लिखा है, और उसके बाद आगे की कहानी तो आपको समझा गई थी, ये ऐड का। अब डीबी सेट में अगर कैटेगरी होगा तो कैटेगरी में ऐड करेगा, कवर टाइप होगा तो कवर टाइप में ऐड करेगा। इसी तरह ये फाइंड, डीबी सेट में कैटेगरी होगा तो कैटेगरी आईडी पे फाइंड करेगा प्राइमरी की, कवर टाइप होगा तो उस पे फाइंड करेगा। रिमूव, वही डीबी सेट में कैटेगरी में रिमूव करना या कवर टाइप में। सेम ये ओवरलोड कर दिया था मैंने। और इसी तरह ये रेंज, जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड इकट्ठे डिलीट करने हैं तो रिमूव रेंज भी है, जरूरत होगी हमें। और ये अपडेट, ये सारा कल मैंने आपको करवाया था। ठीक, अब यहां पे अब हम बनाएंगे गेट और। ये गेट और जो है, ये देखो इसमें ये पैरामीटर है 3, गेट और बेसिकली डिस्प्ले का। गेट और जो है ये क्या आपका डिस्प्ले। तो हमने जो डिस्प्ले पढ़ा, हम तो ये लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट। तब तो इन पैरामीटर की जरूरत नहीं जो मैंने पास की है। लेकिन ये जेनरिक बना रहे हैं। जब बच्चे कोई मेथड बना रहे हैं जेनरिक, उसे जेनरिक मेथड बोलते हैं। क्लास है उसे हम जेनरिक रिपोजिटरी बोलते हैं। ये जेनरिक मेथड है सारे, इन्हें हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट इनका मैंने पर्पस बता दिया कि ये मेथड क्यों बना है। एक क्लास में राइट ऑन कर दोगे, ऑन ऑन एक और देखना, एक और होगा सारे हम कर दिए। तो ये गेट ऑल, बस गेट ऑल का काम तो है दिस। अब यहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल लिया फिल्टर, ये कंडीशन है। जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वेयर डिपार्टमेंट नंबर 10। ये क्या करेगा? डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे एम्प्लॉय देगा। ये फिल्टर कंडीशन हो जाएगी। अगर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो सिंपल डिस्प्ले हो गया। सॉर्टिंग, अगर ज्यादा रिकॉर्ड है तो ऑर्डर वाइज यूज कर लेंगे, और मल्टीपल टेबल है तो उसके लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, तो क्या कंसेप्ट होगा यहाँ पे? तो यहां पे सबसे पहले आई क्वेरिएबल टाइप का ये वेरिएबल ले लिया, और उसमें पास कर दिया डीबी सेट। एक आई क्वेरिएबल इंटरफेस है, मैंने नहीं बनाया हुआ, क्वेरीज के लिए होगा। किस पे अप्लाई होगा? टी पे। अब आपने यहां पे लिखा if filter is not equal to null। अगर ये null नहीं है, filter is not equal to null, अगर ये null नहीं है तो क्या करेगा? मतलब फिल्टर कंडीशन है
तो उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट वेयर, और वेयर में पास कर दी जो फिल्टर कंडीशन हो। ठीक, ये कर दिया वेयर फिल्टर, जो यहाँ पे आप कंडीशन लगाओ। वेयर बोलोगे ना, सिलेक्शन टेबल है वेयर। अब क्या होगा, वेयर डिपार्टमेंट 10 वेयर सैलरी ग्रेटर देन, कुछ भी ऐसे हो सकती है, लेकिन काम तभी करेगा जब फिल्टर कंडीशन दी होगी, नहीं दी होगी तो ना लाएगा, तो यहाँ पे आएगा ही। अब उसके बाद एक आपने मल्टीपल टेबल, अगर मल्टीपल टेबल है तो इंक्लूड्स इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब मल्टीपल टेबल है। जैसे डॉट इंक्लूड लिखते थे, मान लो हम इंक्लूड प्रॉपर्टीज में डाटा ऐसे होगा बच्चे, जैसे एक टेबल हो गया कैटेगरी, मान लो दूसरा टेबल हो गया कवर टाइप। एक ये देख लो, ये कैटेगरी और कवर टाइप, मान लो 2 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 6 भी हो सकती है। एक मल्टीपल टेबल है तब तो इंक्लूड प्रॉपर्टीज में क्या आएंगे, मल्टीपल टेबल कैसे पास करेंगे, कॉमे से स्प्लिट कर। उसके बाद लूप लगाओगे फॉर ईच एक मल्टीपल टेबल है, वो 1 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, तो यहां पे फॉर ईच और एक वेरिएबल ले लिया एक इंक्लूड टॉप करके, और यहां पे इंक्लूड प्रॉपर्टी। अब इंक्लूड प्रॉपर्टीज में डाटा कैसे होगा, ऐसे कॉमे से स्प्लिट करके। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक एरे बनाऊंगा, कैसे, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या रिटर्न करता है, एरे। किस पे स्प्लिट करना है, कॉमे पे। किस पे स्प्लिट करना हमने इसको, कॉमे पे। एक कैसे स्प्लिट करेंगे इसे, कॉमे से, और ये क्या रिटर्न करेगा, एक एरे, ऐसे। तो ये स्प्लिट मेथड जावास्क्रिप्ट में भी होता है। ये क्या करेगा, कॉमे से स्प्लिट करेगा। जैसे 2 चीजें हैं, कैटेगरी कवर टाइप, तो 2 एलिमेंट का एरे बनाएगा, 4 होंगे तो 4 एलिमेंट का एरे बनाएगा। ठीक, डॉट स्प्लिट और न्यू। एक तो डॉट स्प्लिट, ये एरे बनेगा कॉमे से स्प्लिट करके। इस केस में ये 2 एलिमेंट का एरे होगा बस। कितने एलिमेंट का एरे होगा, ये 2, यानी ये लूप 2 बार चलेगा। अब उसके बाद यहां पे आप कॉमा स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शंस डॉट रिमूव एम्प्टी एंटिटी।
string split options dot remove empty entries। ठीक, मतलब कोई खाली जैसे केवल होता है ना, ऐसे खाली कॉपी लगे या खाली आ जाएगा तो उसको वो रिमूव कर देगा। और याद रखना, जैसे कोई वक्त आपको बोले एक पैरा लिखा है, आपको ये चाहिए कि उस पैरे में कितने वर्ड हैं, स्प्लिट और कॉमे की जगह स्पेस, तो स्पेस से स्प्लिट कर दो तो ऑटोमेटिकली जितनी बार स्पेस आया होगा उतने एलिमेंट का वो क्या बना देगा। ऐसे ये होता है, हर लैंग्वेज में होता है। मैं क्यों जोर से बता रहा हूँ आपको, तो स्प्लिट क्या करता है बच्चे, एक एरे बनाएगा। कैसे स्प्लिट करना, हमने कॉमे से स्प्लिट किया, हमारी रिक्वायरमेंट। अगर कॉमा नहीं लगा, एक ही टेबल है तो एक एलिमेंट का एरे आ जाएगा, नहीं तो दो का चार। और यहां पे आप लिखो क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट इंक्लूड, और ये बात वही हो गई, डॉट इंक्लूड, और ये इंक्लूड प्रॉपर। एक तो इस तरह से ये वही हो गया ना, डॉट इंक्लूड लिखते थे बस। काम कब करेगा, अगर मल्टीपल नहीं है तो स्क्रिप्ट के अंदर आएगा ही। ये जेनरिक बना रही है। अब उसके बाद होगा सॉर्टिंग का, तो इफ ऑर्डर बाय इज नॉट इक्वल टू नल, अगर सॉर्टिंग करनी है तो नॉट इक्वल टू नल, और यहां पे सीधा ही रिटर्न ऑर्डर बाय, और यहां पे वो क्वेरी डॉट टू प्लेस। अगर आप सॉर्ट कर रहे हो तो ये सॉर्ट कर देगा जैसी आपकी क्वेरी हो। और लास्ट में सिंपल रिटर्न क्वेरी डॉट टू प्लेस। अब आप समझोगे, अगर आपका केस सिर्फ इतना है, सिंपल सारा जगह डिस्प्ले करना है, तो क्या करोगे, आपका ये वाला कोड नहीं होगा, बस यही चलेगा। क्वेरी और क्वेरी डॉट टू लिस्ट जो हम लोग लिखते थे, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट, ये वो, तो ये चलेगा। इसी तरह से अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है, जैसे क्वेरी में आपने कोई कंडीशन लगा दी कि स्पेसिफिक कंडीशन वाला डाटा आना चाहिए, जैसे वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000, कंडीशन होगी। अब वही इंप्लॉई आएंगे जिनकी सैलरी 20,000 से ग्रेटर है, तो फिर उस केस में आपका कितना चाहिए, एक फिल्टर आ गया। अगर साथ में मल्टीपल टेबल भी हैं तो ऑर्डर वाइज नहीं है तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। अगर सॉर्टिंग भी है तो ये। तो जब बच्चे को चीज जेनरिक बनानी होती तो हमें तो सारी चीजें ध्यान में रखनी है, कोई एक केस मिस थोड़ी करेंगे एक केस इसमें। इसलिए ये क्या बन गया, एक डिस्प्ले का जेनरिक मेथड। कंडीशन लगा सकते हो, मल्टीपल टेबल है, सॉर्टिंग है, सारा कुछ है। जरूरी है, ठीक है, मैं ये कहता हूं कोर केस को माइंड में जरूरी ऐड कर देंगे। अब हमने बनाना एक और फर्स्ट और डिफॉल्ट।
ये तो इस पे आ जाओ। तो यहां पे आई वेरिएबल टी क्वेरी टीबी सेट। आई क्वेरिएबल एक। अब यहां पे फिल्टर कंडीशन ये वही है फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो यहां क्या लिखेंगे, इफ फिल्टर इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है देन क्वेरी डॉट वेयर और ये फिल्टर। अगर ऐसा नहीं है फिल्टर कंडीशन होगी, अगर है तो वैसे इसमें तो होगी, इनका कोड है। उसके बाद मल्टीपल टेबल हो सकते हैं जैसे डॉट इंक्लूड, क्योंकि जब फाइंड यूज करते हैं उसमें मल्टीपल टेबल नहीं होते, याद होगा फर्स्ट और डिफॉल्ट में। तो वही इंक्लूड प्रॉपर्टीज में मल्टीपल टेबल के नाम होंगे कॉमे से स्प्लिट करके, जैसे मैंने अभी वहां बताया। मान लो 2 टेबल हैं, कैटेगरी कवर टाइप, मान लो एक और टेबल है ऑर्डर, तो 3 टेबल का एरे बनेगा। कैसे, अब यहां पे फॉर ईच लॉजिक और यहां पे इंक्लूड प्रॉप और ये आपका आ गया इंक्लूड प्रॉपर्टीज डॉट स्प्लिट। और ये क्या बनाएगा, एक एरे कॉमे से स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, एक। और यहां पे ऑप्शंस रिमूव एम्प्टी एंट्री। लॉजिक एक। और यहां पे क्या लिखेंगे, क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट इंक्लूड और इंक्लूड फ्रॉम। एक सॉर्टिंग इसमें है ही नहीं, तो यहां पे सीधा रिटर्न क्वेरी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। लॉन्च
याद आ गया ये फर्स्ट और डिफॉल्ट। बस अब आप ये नोटिस करो, ये जेनरिक रिपोजिटरी आपकी तैयार है, उसमें जेनरिक मेथड बनाए हैं, सेव, अपडेट, डिलीट, फाइंड, डिस्प्ले। एक बार बनाएंगे, अब रोज थोड़ी बनाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट लेयर में मैंने मॉडल बनाएंगे, 2 भी हो सकते, 200 भी हो सकते। सेकंड लेयर में हमने कॉमन बना दी, ये जेनरिक रिपोजिटरी, ये चाहे 100 टेबल है, 400 टेबल है, कॉमन चलेगी। अब उसके बाद थर्ड लेयर, जिसमें हम बताएंगे किस मॉडल के साथ ये रिपोजिटरी यूज हो। बनाने का पूरा तरीका ही चेंज है। शक्लें बता रही हैं कि हम लोगों ने पहली बार ही जो मैंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया ना बच्चे, ये कोई आपको कॉलेज में सारा सिखा दे तो मेरे पास पढ़ने आने की जरूरत ही नहीं है। सीधा कंपनी में जाओ, इनपुट ले होगा और काम करो। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है काम होगा कि नहीं होगा। लग भी गई जॉब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, वो चीज हमें आती नहीं और वहां इस तरह से सिखा। बस अगर आपको 80% आता होगा तो 20% को कोई भी हल कर, लेकिन शुरू से नहीं बताएगा ये रिपोजिटरी वो रिपोजिटरी। आप बोलोगे हम एआई यूज कर देंगे, इनको जनरेट को बना देगा, समझाने के लिए किसको लाओ। अब यही पता चलेगा कैसे कैसे कोड काम कर रहा है, फिर आप उसे ठीक कैसे कर सकते, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। चलो, तो अब आपका ये कोड आपका तैयार हो गया बच्चे, ये सेकंड लेयर। अब आप इसको क्लोज करो सारा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आ गई। अब ध्यान से फिर डेटा एक्सेस पे गई, रिपोजिटरी आई रिपोजिटरी में एक इंटरफेस बनाएंगे, दैट इंटरफेस स्पेसिफिक टू द मॉडल, यानी आई कैटेगरी रिपोजिटरी। इसका मतलब किसके लिए होगा? ओनली फॉर कैटेगरी। क्या करोगे? आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड, देख लो आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां चूज करो इंटरफेस। क्या चूज करोगे? इंटरफेस आई कैटेगरी रिपोजिटरी, आई कैटेगरी रिपोजिटरी। एक आई कैटेगरी रिपोजिटरी, आई मतलब इंटरफेस, कैटेगरी मॉडल के लिए, और ये रिपोजिटरी पर ऐड कर लिया। इसमें सेव अपडेट की पूरा सर डायरेक्शन देंगे कैसे। आई कैटेगरी रिपोजिटरी, यहां पे क्या कर दो? पब्लिक, और यहां पे इंटरफेस जो बनाया था आई रिपोजिटरी जो जेनरिक, और उसमें आप बता दो क्या चाहिए, कैटेगरी। बस इसमें इतना ही। तो आई कैटेगरी रिपोजिटरी नया इंटरफेस बनाया। इंटरफेस किसके लिए होते हैं? आपके डेक्लेरेशन के, इसके लिए होते हैं ये डेक्लेरेशन के लिए। इसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं, इसमें डिफाइन नहीं होते।
आप क्या करो, क्लास बनाओ। इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया, उसका नाम होगा कैटेगरी रिकॉर्ड्स। कन्वेंशन भी याद रखनी। चलो अब आगे रिपॉजिटरी पे आप बोलोगे क्लास और इंटरफेस क्यों बना रहे। इसमें एक कंसेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, टीआई बताया हुआ। इसमें बाय कोड इंप्लीमेंट है। अब हम बना रहे हैं तो ये टीआई के पूरे स्टेप्स होंगे। मैं जब पूरा कंप्लीट करूंगा तो बताऊंगा कि टीआई के लिए इंटरफेस बनाना जरूरी, इसलिए मैं मर्जी से नहीं बना रहा हूं। टीआई क्या बताया था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसमें आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, खुद ऑब्जेक्ट बनाता है, यूज करता है और डिस्ट्रॉय करेगा। रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और ये आ गया कैटेगरी रिपॉजिटरी। पब्लिक क्लास कैटेगरी रिपॉजिटरी, एक ये देखो कैटेगरी रिपॉजिटरी फोल्डर पे गए और उसके अंदर ये कैटेगरी रिपॉजिटरी नाम से क्या बनाई, क्लास। तो क्लासेस कहां बनाएंगे, रिपॉजिटरी फोल्डर में। इंटरफेस कहां बनाएंगे, आई रिपॉजिटरी। ऐसे ही बाद में बनेगा आई कवर टाइप रिपॉजिटरी इंटरफेस और कवर टाइप रिपॉजिटरी क्लास। मान लो मेरे प्रोजेक्ट में 100 मॉडल हैं, समझेंगे 100 इंटरफेस और 100 क्लास। अब कहानी धीरे धीरे आपको समझ आएगी। देखो जब कोड लाखों लाइन हो कोड में तो रट्टा नहीं मार सकते, समझना ही पड़ेगा। तो अब आगे यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करोगे, क्लास को इनहेरिट करो। रिपॉजिटरी बनाई थी और इसमें पास कर दिया कैटेगरी, और फिर आप क्या करो, आई कैटेगरी रिपॉजिटरी इंटरफेस है जो अभी बनाया। हमेशा याद रखना क्लास भी नहीं करनी और इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करना है, तो हमेशा पहले क्लास फिर इंटरफेस, क्योंकि क्लास तो एक ही नहीं होगी, इंटरफेस मल्टीपल हो सकते। एक अब यहां पे कैटेगरी रिपॉजिटरी, एक अब यहां पे तो ये देखो, ये रिपॉजिटरी पे F12 प्रेस किया, आगे यहाँ पे, और P में क्या गया, तो जहां जहां P है वो क्या होगा, आई कैटेगरी रिपॉजिटरी पे गए, F12 यहां पे आ गए, और ये इंटरफेस है आई रिपॉजिटरी F12 यहां आ गए, और T में क्या है, तो जहां जहां T है वहां वहां क्या होगा, कैटेगरी। जब आप F12 पहले करते थे माइक्रोसॉफ्ट की, वहां ऐसे टाइप लिखी होती थी, हमें नहीं समझ आती थी क्या ये वही है। अब यहां पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट
और ये आपका कंस्ट्रक्टर और वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और वही टीआई के लिए पता ही है लॉस। अब यहां पे बेस क्लास, ये बेस के लिए बेस कीवर्ड और क्या पास कर दिया कॉन्टेक्स्ट। बेस क्लास कौन सी है रिपोस्ट, और ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है? ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर। ये देख लो, बेस पे F12 प्रेस करो तो आ गया यहां पे, और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या है कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीजें आपस में लिंक होगी, ना पता चले F12 प्रेस करो। एक और इस तरह से बस यहां सिर्फ हमने डाटाबेस का कनेक्शन पास किया और कुछ नहीं। एक तो ये आपका हमने यहां पे लिख लिया। अब आपने आगे क्या करना है, तो टीआई के लिए जो टीआई का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अभी हमने क्या किया, मॉडल बना, जनरेटिव रिपॉजिटरी बनी, और स्पेसिफिक मॉडल के लिए आई कैटेगरी रिपॉजिटरी इंटरफेस और आई कवर टाइप रिपॉजिटरी इंटरफेस और कैटेगरी रिपॉजिटरी क्लास, बस यही था। अब इसी तरह से दोबारा से देखो, दो मॉडल है मेरे पास, देन अगेन आई रिपॉजिटरी फोल्डर पे गए, ऐड क्लास इंटरफेस, और यहां पे नेम क्या रखोगे, आई बोलो कवर टाइप रिपॉजिटरी, आई कवर टाइप रिपॉजिटरी और पब्लिक। पब्लिक इंटरफेस आई कवर टाइप रिपॉजिटरी। ये देख लो, जैसे आई कैटेगरी रिपॉजिटरी और वैसे ही कवर टाइप, और यहां पे किसको, आई रिपॉजिटरी जो आपकी जेनरिक रिपॉजिटरी का जो इंटरफेस बना हुआ, और यहां पे कवर रूल देखो, 2 टेबल 2 रिपॉजिटरी, 10 टेबल 10, लेकिन जेनरिक एक ही, आई रिपॉजिटरी और रिपॉजिटरी तो एक ही बनेगा। ये जब पूरा फ्लो कंप्लीट होगा तब पूरी आपने स्टेप्स अपने पास लिखने हैं कि एक नया मॉडल जब ऐड करना है मुझे क्या क्या चीजें बनानी पड़े। अरे सीधा ही होता था, मॉडल, कंट्रोलर और व्यू, और खुश हो गए, आगे हम लोग। आप बताओ आया कि नहीं? चले आगे। अब हम बनाएंगे कवर टाइप
रिपॉजिटरी, कवर टाइप रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी एट क्लास रिपॉजिटरी फोल्डर पे गए और ये आपका पब्लिक क्लास कवर टाइप रिपॉजिटरी पब्लिक क्लास कवर टाइप रिपॉजिटरी। कवर टाइप रिपॉजिटरी, ये क्लास पहले क्या बनाया, आई कवर टाइप रिपॉजिटरी इंटरफेस, ये समझ आ गया था। और आई रिपॉजिटरी तो जेनेरिक रिपॉजिटरी का इंटरफेस है। अब क्वेश्चन आएगा कि इंटरफेस क्लास, ये मेरे एंड में पूरा पता चलेगा जब DI के कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने भी अप्लाई करना है जो हम कोड लिखेंगे। तो कवर टाइप अब आपने क्या करना है, यहां पे कॉलन और रिपॉजिटरी, कवर टाइप कॉमा जी आई कवर टाइप। तो पहले क्लास इनहेरिट की और फिर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी फॉर टेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर में गए रूल बन गया, 15 मॉडल बनाओ, बना लेंगे। फिर 15 ऐसे रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी, जैसे आई कैटेगरी रिपॉजिटरी, आई कवर टाइप, आई ऑर्डर, आई प्रोडक्ट, आई पेमेंट, आई एस, और ऐसे ही फिर क्लासेस होंगी, कैटेगरी रिपॉजिटरी, कवर टाइप, ऑर्डर, पेमेंट, रिपॉजिटरी। एक
एक अब यहां पे हो गया जी। अब आप क्या करोगे, ठीक, तो अब यहां पे ये थर्ड स्टेप हो गया, मॉडल सेंट्रिक रिपॉजिटरी और स्पेसिफिक टू द मॉडल रिपॉजिटरी। अब हम लोग इन रिपॉजिटरी को, जिसको आपने कंट्रोलर में एक्सेस करना, याद रखना, program.cs में ऐड करनी पड़ेगी। अगर वहां ऐड नहीं की है तो ये बनाने का फायदा नहीं। क्या करोगे, ये सारा क्लोज करो और ये त्याग लो जी। ये मैं दो टेबल का एग्जांपल कर रही, रिवीजन हो रही, 2 बार कर रही। अब क्या करो, मेन प्रोजेक्ट में जाओ और program.cs में ये DI के स्टेप्स हैं। अरे इंटरफेस बनाओ, क्लास बनाओ, बना ली, उसको program.cs में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तो उस पर DI इंप्लीमेंट नहीं होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताया हुआ, आप देख रहे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पहले जो बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था न्यू करके, याद करो ASP.NET में जब पढ़ते थे MVC में, जब से DI है तो ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाया आपने, DI क्या कितनी चीज चाहिए यूज करेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो program.cs में आ जाओ और यहां पे इसके ऊपर लिखना है कहीं पे, इसके नीचे जो होती है मिडलवेयर बोलते हैं। अब मिडलवेयर का क्या कंसेप्ट है, कैसे वो धीरे धीरे यूज करेंगे। वैसे मिडलवेयर का टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक। इसका जो लाइन जहां लिखनी वहीं लिखनी, ऊपर लिखो हो तो ना चले और नीचे लिखो हो तो ना चले, बट इसके ऊपर आप जहां मर्जी लिख दो। मतलब कहने का, चाहे मैं यहां लिख दो चाहे यहां या ऊपर, ठीक, और मैं यहां लिख लेता हूं। क्या लिखना, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड स्कोप डॉट ऐड स्कोप आई कैटेगरी रिपॉजिटरी, ये इंटरफेस और कैटेगरी रिपॉजिटरी ये क्लास। ऐसे इसी तरह से दूसरा भी, बस क्या चेंज होगा, कवर टाइप, और यहां पे भी कवर टाइप, ये भी, और हो गया। आई कैटेगरी और आई कवर टाइप, कैटेगरी और एक
तो ये पूरे स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप मॉडल बनाओगे 200 जेनेरिक रिपोजिटरी, आई रिपोजिटरी और रिपोजिटरी एक ही बने। उसके बाद जितने मॉडल बनाए उतने ही इंटरफेस, जैसे आई कैटेगरी, आई कवर टाइप रिपोजिटरी, ऐसे ही उसके लिए उतनी ही क्लासेस कैटेगरी, कवर टाइप, रिपोजिटरी। और ये तो जिसको हमने कंट्रोलर में यूज करना, ये हम कंट्रोलर में आई रिपोजिटरी नहीं लिखेंगे, रिपोजिटरी वो तो इसके अंदर यूज की है। तो इतने स्टेप्स हमारे DI के फॉलो होंगे। लेकिन यहां पे आप एक चीज समझो, अभी तो 2 मॉडल बनाए हैं। ये जो program.cs फाइल है बच्चे, ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, ये एक ही होगी, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लो 2000 मॉडल बने तो आप 2000 रिपोजिटरी बनाओगे, आपको 2000 लाइनें यहां पे लिखनी पड़ेगी। लेकिन program.cs फाइल तो एक ही है, ये तो मेन फाइल है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो मल्टीपल नहीं हो सकती। तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें एक लेयर और ऐड करेंगे, इसको बना देंगे कमेंट। अदरवाइज मेरा काम हो जाएगा आगे का। लेकिन प्रॉब्लम समझ आई, 2 लाख टेबल बनी है तो 2 लाख रिपोजिटरी तो बनानी पड़ेगी, तो बना लेंगे। फिर 2 लाख लाइनें यहां लिखनी पड़ेगी program.cs, और program.cs जो क्या आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो एक ही होगी। तो अब हम लोग इसके लिए अलग से रिपोजिटरी बनाएंगे, आई यूनिट ऑफ वर्क एक इंटरफेस बनाएंगे और यूनिट ऑफ वर्क एक अलग। पहले प्रॉब्लम समझ आई, फिर हम लोग यहां पे, तो मेरे ख्याल से मैं कर रहा हूं, अभी चलेगा नहीं, अभी लिखना है और खुश होना है बस। एक तो कल भी हम रिपोजिटरी में कुछ और करेंगे। जब बच्चे एक मॉडल का काम पूरा हो जाएगा एंड टू एंड, तो फिर आपको काफी पता होगा, दूसरे का तो और रिवीजन हो जाएगी। 10 टेबल और बनेंगे तो अपने आप ही हो जाएंगे। एक पर जब हम बड़े प्रोजेक्ट में बच्चे काम करते हैं तो कोड कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कोड का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और उसको मॉडिफाई कर पाए। अब कोई मुझे बोले टेबल बनाने दो, मैं क्या करूंगा, मॉडल में बनाऊंगा, ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, फिर सीधा क्या करूंगा, रिपोजिटरी 2 बना दूंगा और उसको program.cs में ऐड कर दूंगा। अभी ठीक आगे बढ़ने के लिए कल आओगे।